हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत चाइना झड़प को लेकर खबर आ रही है। चीन को सबक सिखाने के लिए पूर्वी मोर्चे पर भारत ने तैनात कर दिए हैं राफेल लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर आ रही है। दोस्तों बताएंगे इसके बाद क्या रहा चाइना का रिएक्शन और भारत ने इतने कड़े इंतजाम एकदम से कैसे किए हैं। दोस्तों हर तरह की जानकारी देंगे। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर पीओके में चुनाव पर विदेश मंत्रालय की दो टूक। जी हां दोस्तों, कहा है कि ये चुनाव गैर कानूनी है, इलाका खाली करे पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बड़ी पटकनी दी है। दोस्तों पीओके में चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी देंगे। दोस्तों इसकी भी हम आपको साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर अफगानिस्तान पर जबरन कब्जे के खिलाफ है हमारा भारत। जी हां दोस्तों, भारत का बड़ा रिएक्शन आया है अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक को लेकर। बताएंगे दोस्तों क्या कहा गया है भारत की तरफ से। साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत में दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिलने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री पर बौखला उठा है चाइना। जो अभी की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब चाइना ने दलाई लामा से मिलने के बाद बड़ी बात कह दी दोस्तों अमेरिका को, और धमकी भी दी है। साथ में बताएंगे क्या कहा गया है। दोस्तों उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर अब तालिबान की पैरवी करता हुआ नजर आए दोस्तों पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, तालिबान का प्रवक्ता नहीं है पाकिस्तान। अफगान हिंसा के लिए हमें दोष ना दे। जी हां दोस्तों, खुद इमरान खान ने यह बड़ी बात कह दी है जब इमरान को लगा कि अब वो फंस रहे हैं। तो जी हां दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर रूस ने ताजिकिस्तान में उतार दी है सेना भारी मात्रा में। जी हां दोस्तों, और साथ ही और ज्यादा मात्रा में टैंकों को भेजा गया है ताजिकिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए। बड़ी खबर है दोस्तों, ये भी इसकी भी जानकारी देंगे हम आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर अगर आपका भी इस बैंक में पैसा है दोस्तों, तो आपको बता दे बड़ी खबर आ रही है जहां पर आरबीआई ने रद्द कर दिया है इस बैंक का लाइसेंस। जी हां दोस्तों, कहीं आपका भी पैसा तो नहीं है इसमें। दोस्तों जानने के लिए बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है दोस्तों, और योगी जी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत चाइना झड़प को लेकर खबर आ रही है कि चीन को सबक सिखाने के लिए पूर्वी मोर्चे पर भारत ने तैनात कर दिए हैं राफेल लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, चीन के साथ जारी सीमा तनाव के बीच भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी ताकत को और बढ़ा दिया है। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी वायु कमान के तहत हासीमारा के वायु स्टेशन में राफेल विमान को अपने 101 स्क्वाड्रॉन में शामिल कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हासीमारा में पहले मिग 27 था, जिसे अब सेवा मुक्त कर उसकी जगह पर राफेल की तैनाती कर दी है। भूटान के आसपास जिस तरह से चीन अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, उसके जवाब में भारतीय वायुसेना राफेल की तैनाती की है। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने और दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए हासीमारा में राफेल को शामिल करने की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि चीन जिस तरह से धीरे धीरे बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारतीय वायुसेना को भी बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। भारत और चीन की सेना के बीच पिछले 1.5 साल से सीमा विवाद बना हुआ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए और सीमा पर तनाव कम करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से सीमा विवाद सुलझ नहीं सका है। और ऐसे में दोस्तों इस खास मौके पर वायुसेना प्रमुख ने 101 स्क्वाड्रन के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए बताया कि इसे फाल्कन्स ऑफ चंब एंड अखनूर की उपाधि दी गई है। भदौरिया ने कहा कि इस बात पर किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि स्क्वाड्रन को जब कभी भी जहां भी जरूरत होगी वहां पर हावी रहेगा, और ये सुनिश्चित करेगा कि विरोधी हमेशा उनकी
की उपस्थिति से भयभीत रहेंगे। ऐसे में दोस्तों भारत की तरफ से तैनात किए गए इस राफेल लड़ाकू विमान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? साथ ही कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट वायुसेना जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पीओके चुनाव पर हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दे डाली दो टुक जवाब। बता दे कहा कि पाकिस्तान की तरफ से चुनाव गैर कानूनी है, इलाका खाली करे पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हुए चुनाव पर विदेश मंत्रालय की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है दोस्तों। उन्होंने साफ कहा है कि गैर कानूनी तरीके से वहां पर चुनाव कराए गए हैं, जिसे वहां की जनता ने ही सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के उन तमाम इलाकों को तुरंत खाली करे और वहां पर जारी मानव अधिकारों के हनन को रोके। जी हाँ दोस्तों, जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराए गए चुनाव गैर कानूनी है और पाकिस्तान द्वारा सिर्फ उस सच को छिपाने का प्रयास है कि उन्होंने उन इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। भारत की तरफ से पाकिस्तान अधिकारियों को इस बारे में विरोध जता दिया जाता है दोस्तों, जो देकर कहा गया है कि ये चुनाव इस सच्चाई को नहीं छुपा सकते कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, वहां पर कैसे मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे विदेश मंत्रालय ने दो टुक जवाब में पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे दिया है दोस्तों। ऐसे में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान को बताया है कि पीओके पर उनका कोई अधिकार नहीं है और उन्हें उन तमाम इलाकों को तुरंत खाली कर देना चाहिए जहां पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भाइयों जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ये अवैध कब्जा पीओके पर जमा रखा है, क्या लगता है आपको कब वो समय आएगा कि पाकिस्तान अपने आप उस जगह को खाली करके भगेगा? दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है वो टाइम, बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर अफगानिस्तान पर जबरन कब्जे के खिलाफ है हमारा भारत। राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हिंसा का राजनीतिक समाधान हो। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में मौजूदा हालात पर भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है दोस्तों। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा है कि भारत अफगानिस्तान को जबरन कब्जे में लिए जाने के खिलाफ है। भारत ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में जारी हिंसा के राजनीतिक समाधान को ही भारत सपोर्ट करता है। विदेश मंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ उनकी अफगानिस्तान के मसले पर विस्तृत चर्चा हुई है। चर्चा के बाद दोनों ही देश इस बात पर सहमत हुए हैं दोस्तों कि हिंसा के जरिए अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान की समस्या का समाधान मिलिट्री के जरिए नहीं हो सकता है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि अफगानिस्तान में हो रही हिंसा का राजनीतिक समाधान निकाला जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है ऐसे में किस प्रकार से यह समाधान हो पाएगा? दोस्तों विदेश मंत्री की बात का आप अगर समर्थन करते हैं तो बताइएगा जरूर दोस्तों। अगली खबर की ओर चले। ऐसे में तो बड़ी खबर, जहां अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से बड़ा हमला, हताहत की अभी कोई खबर नहीं आई है। बता दें इराक की राजधानी बगदाद के भारी सुरक्षा वाले ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास के पास गुरुवार की सुबह 2 रॉकेट गिराए गए हैं दोस्तों। हालांकि अभी तक किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इससे पहले इसी महीने 8 जुलाई को बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास कई रॉकेट गिराए गए थे। अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया है दोस्तों। इराक में लगातार हमले किए जा रहे हैं। ये हमले ऐसे समय में किए जा रहे हैं दोस्तों जब अमेरिकी सैनिकों और ईरान समर्थित लड़ाकों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और इराक से अमेरिकी सेना की वापसी हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, उससे आगे की खबर आपको बता दें, जहां पर भारत में दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री तो बिफर गया चाइना, कहा विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रतिनिधि से मुलाकात करने पर चीन ने गुस्से का इजहार किया है दोस्तों। ब्लिंकन ने ये मुलाकात अपने 2 दिन की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में की थी। चीन ने इस मुलाकात पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने एवं तिब्बत की आजादी का समर्थन न करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि तिब्बत मामला विशुद्ध रूप से चीन का अंदरूनी मामला है, इसमें विदेशी दखल की बिल्कुल इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि 14वें दलाई लामा किसी भी तरह धार्मिक व्यक्ति
व्यक्ति नहीं बल्कि एक राजनीतिक निर्वासित शख्स है जो लंबे समय से चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों एवं तिब्बत को चीन से अलग करने के प्रयास में लगा हुआ है। देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से भड़क उठा चाइना अमेरिकी विदेश मंत्री के दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिलने को लेकर। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें तो इमरान खान ने कहा तालिबान का प्रवक्ता नहीं है पाकिस्तान, अफगान हिंसा के लिए हमें दोष न दे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थिति के लिए उनके देश के खिलाफ बार बार आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इमरान ने कहा कि इस्लामाबाद हमेशा शांति और अपने पड़ोसी के लिए एक समावेशी सरकार की स्थापना चाहता है क्योंकि ये दोनों देशों की भलाई के लिए होने वाला है। इस्लामाबाद में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान का प्रवक्ता नहीं है और ना ही इसका कोई इससे लेना देना है कि आतंकवादी समूह अफगानिस्तान में क्या कर रहा है। बता दें पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि तालिबान जो कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही हम तालिबान के प्रवक्ता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में शांति चाहता है। खान ने आगे कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव हद तक जाने को तैयार है और आगे भी रहेगा। हालांकि उन्होंने तालिबान के खिलाफ बल प्रयोग से पूरी तरह इनकार किया है। दोस्तों ऐसे में क्या लगता है, अगर आप भी मानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा स्थिति अभी इमरान खान की नजर आ रही है दोस्तों, और अपने आप को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, लेकिन अंदर अंदर जो राजनीति दोस्तों इनके और तालिबान के बीच हो रही है वो पूरा विश्व जानता है। आप जानते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों लिख कर। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर जो बाइडेन ने रूस पर लगाया आरोप 2022 चुनाव में भ्रामक सूचनाएं फैलाकर अमेरिकी संप्रभुता पर कर रहा है हमला। बता दें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे भ्रामक सूचनाएं फैलाकर 2022 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और राज्यों में होने जा रहे चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मॉस्को द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम अमेरिकी संप्रभुता पर पूरी तरह से हमला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बात अपनी दैनिक ब्रीफिंग के दौरान मिली जानकारी का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी ODNI के दफ्तर में कही। उन्होंने कहा कि पुतिन ही वास्तविक समस्या की जड़ में है। वो एक ऐसी अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं जिनके पास परमाणु शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पुतिन जानते हैं कि वो गंभीर समस्याओं से घिरे हुए हैं। यही स्थिति उनको और खतरनाक बना रही है। जो बाइडेन ने हाल ही में रेसमवेयर के हमलों पर भी चिंता जताई है। इन हमलों में साइबर अपराधियों ने डेटा चुराए और उनके लिए मोटी रकम फिरौती में मांगी। आपको बता दें कि 2022 में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों सीनेट की खाली होने जा रही है। 34 सीटों और 36 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो बाढ़ की रिपोर्टिंग से तिलमिला उठा चीन। बीबीसी को फर्जी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बता गलत न्यूज दिखाने का लगाया आरोप। बता दे चीन में बाढ़ की रिपोर्टिंग करना बीजिंग को पसंद नहीं आया। दोस्तों बीबीसी द्वारा बाढ़ की रिपोर्टिंग करने पर बीजिंग तिलमिला उठा है। दोस्तों चीन ने बीबीसी को न सिर्फ फर्जी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कह दिया है बल्कि ये भी आरोप लगाया है कि बीबीसी ने पत्रकारिता के मानदंडों का भी उल्लंघन किया है। चीन ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी पर फर्जी न्यूज दिखाने का आरोप लगाया है। दोस्तों गुरुवार को बीजिंग की तरफ से कहा गया है कि सेंट्रल चीन में आई बाढ़ को लेकर बीबीसी ने गलत रिपोर्टिंग की है। अभी पिछले हफ्ते ही ये खबर सामने आई थी कि चीन के सेंट्रल प्रोविंस ऑफ हेनान में बाढ़ से भारी तबाही मची थी और यहाँ 99 लोग बाढ़ की भेंट चढ़ गए। बीबीसी का आरोप है कि बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे उसके पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया है और उन पर हमला भी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कौन सही कौन गलत ये आप सभी जानते होंगे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा जरूर। और बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें तो अजरबैजान के साथ मिलकर नई सेना बनाना चाहता है तुर्की। राष्ट्रपति एर्दोगन का इरादा क्या है बता दें। तुर्की और अजरबैजान यूरोप में एक नया सैन्य संगठन बनाने पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए दोनों देश सैन्य सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। तुर्की की संसद के अध्यक्ष मुस्तफा सेनेटॉप ने बताया है कि दोनों देश एक साथ सैन्य अभ्यास भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अजरबैजान के साथ संयुक्त सेना बनाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की गई
है। माना यह जा रहा है कि अगर तुर्की और अजरबैजान संयुक्त सेना बना लेते हैं तो ये ग्रीस, आर्मीनिया, साइप्रस समेत कई देशों के लिए खतरे की घंटी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह ने की है रक्षा और सुरक्षा चुनौतियों पर वार्ता। रूसी रक्षा मंत्री से भी की है मुलाकात। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दुशानबे में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की एक बैठक में शामिल होकर क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और अफगानिस्तान में स्थिति पर विस्तृत चर्चा की है। एससीओ के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए सिंह 3 दिनों के दौरे पर मंगलवार को ताजिकिस्तान की राजधानी पहुंचे। एससीओ 8 देशों का एक प्रभावशाली समूह है। जी हाँ दोस्तों, बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने बेलारूस के अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खेनिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और रूसी रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु के साथ संक्षिप्त वार्ता की है। जी दोस्तों, ऐसे में बढ़ती अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अफगानिस्तान में आ रहा है तालिबान का राज, जिसको लेकर रूस ने ताजिकिस्तान में उतार दी है सेना और टैंक भेजे गए हैं। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे से मध्य एशिया में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी तालिबानी खतरे को देखते हुए रूस ने अब ताजिकिस्तान में बड़े पैमाने पर अपनी सेना और भारी हथियार भेज दिए हैं। दोस्तों, रूस अब ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रहा है। और दोस्तों, यही नहीं, रूस अफगानिस्तान के हालात पर नजदीकी से नजर गड़ाए हुए है। जी हाँ दोस्तों, और कभी भी रूस और तालिबान को लेकर बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। दोस्तों, क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की ओर चलें तो तालिबान ने ही ली थी मशहूर अफगानी कॉमेडियन खाशा की जान। जी हाँ दोस्तों, पहले किया था इसको लेकर इनकार और अब ली है इसकी जान लेने की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान के लोकप्रिय कॉमेडियन नजर मोहम्मद उर्फ खाशा जवान की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। दोस्तों, खाशा जवान नाम से मशहूर नजर मोहम्मद को थप्पड़ मारने और गाली देने वाले 2 लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये वीडियो खाशा की हत्या से ठीक पहले का है। अब तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने माना है कि खाशा की हत्या तालिबान ने ही की है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आपने, पहले तालिबान मना करता चीजों को, बाद में आतंक फैलाने के लिए वो हर हमले को अपना हमला जरूर बताता है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात करें तो नार्को टेरर के बड़े सरगना को गुजरात एटीएस ने धर दबोचा। पाकिस्तान से भारत लाया था 2500 करोड़ की हीरोइन, आतंकियों को देता था पैसा। बता दे, अलग अलग मौकों पर पाकिस्तान से भारत में 530 किलो हीरोइन की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गुजरात एटीएस ने गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से दबोच लिया है। बताया जा रहा है कि समुद्र के रास्ते ये पाकिस्तान से करीब 2500 करोड़ रुपए के ड्रग्स की तस्करी कर चुका था और इस काले कारोबार से मिलने वाले पैसों से आतंकवादियों को भी फंड मुहैया कराता था। जी हाँ दोस्तों, कच्छ के मांडवी के निवासी शाहिद कासम सुमरा 35 साल का नार्को टेरर में शामिल था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस प्रकार के गिरोह को कैसी सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, रूस में गूगल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, पर्सनल डेटा से जुड़े नियम तोड़ने पर लगा $41,000 का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, रूस में पर्सनल डेटा कानून का उल्लंघन करने को लेकर गूगल पर 3 मिलियन रूबल यानी करीब 41,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा जल्द लागू होगा ओबीसी का अखिल भारतीय कोटा। बता दें, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में ओबीसी का अखिल भारतीय कोटा जल्द लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों, सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को इस आशय का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और इससे जुड़े अन्य मंत्रालयों को इस संदर्भ में तैयारी करने का निर्देश भी दिया है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों के अखिल भारतीय कोटा यानी AIQ के तहत ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिए जाने को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को सरकार ने यह फैसला लिया है। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 10% आरक्षण मिला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कारण भी दीजिएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें तो राज कुंद्रा
केस में बड़ी खबर, जहां मीडिया के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची शिल्पा शेट्टी, किया मानहानि का मुकदमा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा लंबे वक्त से पॉर्न फिल्में बनाने का काम कर रहे थे दोस्तों। इस मामले में फरवरी में उनकी टीमें रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इसी जांच के आधार पर पिछले हफ्ते राज को भी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और ऐसे में इस बीच उनकी पत्नी शिल्पा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की, जिसमें कई मीडिया हाउस और पत्रकारों पर उन्होंने छवि खराब करने का आरोप लगाया है। साथ ही हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई का भी वक्त दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय होने वाली इस केस को लेकर कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर मुंबई सहित महाराष्ट्र के 25 जिले होंगे अनलॉक, 11 में सख्ती बढ़ाने की तैयारी है जारी, वीकेंड पर फिर भी मिलेगा अब कुछ राहत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना केसों में कमी के बीच राज्य सरकार ने प्रतिबंधों में भी राहत का बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें। आरबीआई ने रद्द कर दिया मैडगॉन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, कहीं इसमें आपका पैसा भी तो नहीं फंसा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोवा के मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। दोस्तों, आरबीआई ने यह फैसला बैंक की खराब वित्तीय हालत के चलते लिया है। लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है। आरबीआई का कहना है कि इस कदम से बैंक के ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा। आरबीआई ने बताया कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के मुताबिक बैंक के लगभग 99% जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से उनकी पूरी जमा राशि वापस मिल जाएगी। कितने भाई बहन है जो इनका पैसा इसमें फंसा हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दरअसल फंसा नहीं है, आपको पैसा पूरा रिफंड मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो पीएनबी ने भी अपने ग्राहकों को किया है बड़ा अलर्ट, अगर कर दी ये बड़ी गलती तो होगा बड़ा नुकसान। बता दे, सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के लिए सोशल मीडिया पर एक अलर्ट मैसेज जारी किया है। दोस्तों, इस मैसेज में बैंक ने सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल से सावधान रहने को कहा है। इसके साथ ही अपील की है कि ग्राहक बाहरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करे, चाहे वो फोन हो चाहे लैपटॉप, कहीं भी। जी हाँ दोस्तों, आप पंजाब नेशनल बैंक का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है और कितने भाई बहन पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिनके लिए ये सहायक खबर थी तो बताइएगा जरूर। दोस्तों, अगली खबर की ओर चले तो कर्नाटक से बड़ी दिल दहलाने वाली खबर आ रही है दोस्तों, जो एक मानवीय संलिप्तता को दरबदर कर देती है। इस प्रकार की खबर आ रही है जहां पर 50 बंदरों को जहर देकर बोरे में भरकर फेंक दिया गया है, जिसमें 38 की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, बड़ी ही बुरी खबर आ रही है दोस्तों ये कर्नाटक से। ऐसे में अगर आप भी उन सभी लोगों का ये निंदा करते हैं दोस्तों, जिन्होंने ये गलत तरीके से और अमानवीय रूप से पूरी तरीके से इंसानियत पर एक धब्बा लगा दिया दोस्तों, कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।